नमस्कार सोनातोनी। आपने स्कूल में जियोमेट्री तो पढ़ा ही होगा। आप में से कितने जियोमेट्रिक मैथ को पसंद करते थे? आई गेस कोई नहीं, मैं भी नहीं। हमें अगर ये रट्टा लगाने वाली शिक्षा पद्धति से नहीं गुजारा जाता, अगर वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति से हम लोगों को गुजारा जाता, तो हमारे लिए सब कुछ सीखना आसान होता। हमारे ऋषि मुनि गुरुकुल में इतना प्रैक्टिकली गणित और भूमिति सिखाते थे कि शीर्ष दैनिक कार्यकलाप में ही वो सीख जाता। हमारी शिक्षा पद्धति आज ऐसा है, इसके लिए बाहर वाली जितना जिम्मेदार है उतना हम भी है, क्योंकि हम हमारा पहचान को छोड़कर किसी दूसरे की पहचान को अपना बनाने के लिए लगे हैं। आज सो कॉल्ड इंडियन सोसाइटी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती कराने के लिए लगे हुए है, पर किसी ने ये सोचा कि अपने बच्चे को गुरुकुल में भर्ती करूंगा, जो हमारा खुद का शिक्षा पद्धति है। हमें ये सिखाया जाता, ना तो हमारे पास विमान शास्त्र था, ना हमारे यहाँ परमाणु विज्ञान थी, ना हमारे यहाँ आयुर्वेदा था, ना हमें गणित आती थी और ना ही हमें जियोमेट्रिक आती थी। ये सब पश्चिमी दुनिया का देन है। हमें ये बताया जाता हम बहुत पिछड़े हुए थे, बाहर के साम्राज्यों ने आकर हम लोगों को डेवलप किया। हमें अगर नहीं आती तो ये सब क्या है? ये सब जादू से बन गया है। रावण जिस रथ से सीता माई को ले गया था वो कैसे उड़ता था? और ये सब बिना जियोमेट्रिक और गणित के नहीं बनाया जा सकता। तो आज हम कुछ वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति को इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जियोमेट्री को वैदिक कालीन समय में शिल्प सूत्र कहा जाता था। वैदिक काल में जियोमेट्रिक हमें कई क्षेत्र में देखने को मिलती थी। इनमें से पहला है कल्प शास्त्र यानी यज्ञ निर्माण कला। दूसरे है ज्योतिष विज्ञान, इसमें भी हमें जियोमेट्रिक देखने को मिलती है। तीसरा है वास्तु शास्त्र शिल्प शास्त्र, इसमें भी जियोमेट्रिक भरपूर देखने को मिलती है। चौथा है श्री विद्या, ये तंत्र का एक ऐसा प्रकार है जिसमें जियोमेट्रिक की उपयोग कर यंत्र का निर्माण करा जाता था। वैदिक काल में सिर्फ ऋषि मुनियों ने नहीं, ब्राह्मण कलाकार और कारीगर भी जियोमेट्रिक जानते थे। इनकी ये विद्वत्ता हमें कल्प शास्त्र में भी देखने को मिलती है। कल्प शास्त्र यज्ञों का विज्ञान है। इसकी दो विभाग है। पहला है स्रोत सूत्र, जिसमें यज्ञों में बोले जाने वाला मंत्र का दिशा निर्देश है, और दूसरा है सुलभ सूत्र, जिसमें यज्ञ और यज्ञ वेदी की तैयारी के बारे में है, और ये जियोमेट्रिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुलभ सूत्र का अर्थ है सुलभ यानी रस्सी और सूत्र यानी सिद्धांत या नियम। अब ये सिद्धांत यज्ञ वेदी बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। प्राचीन काल में माप लेने के लिए रस्सी का उपयोग करा जाता था। हमारे ऋषियों के पास एक खास स्टैंडर्ड इकाई थी जिसको अंगुल कहा जाता था। जब तिल के 34 दानों को एक लाइन पर रखा जाता था, उससे जो लंबाई मिलती थी वो एक अंगुल कहा जाता था। अब मैं आपको एक अग्नि वेदी दिखाता हूँ। इस अग्नि वेदी में 3 वेदियां होती है, एक वर्गाकार, दूसरी वृत्ताकार और तीसरी अर्धवृत्ताकार। इस अग्नि वेदी का सबसे दिलचस्प बात यह है, इन वर्गकुंड का आकार वर्गाकार, वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार, परंतु इन सबका क्षेत्रफल एक है। बिना भूमिति ज्ञान के एक समान क्षेत्रफल वाला आकार नहीं बनाया जा सकता। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बनाते थे हमारे ऋषि मुनि। तो पहले स्क्वायर को देखते हैं। स्क्वायर बनाने के लिए इसका चारों कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ऋषि मुनि पहले एक छड़ी को जमीन में गाड़ते थे, और जब सूर्य उदय होता था तब सूर्य का विपरीत छड़ी की परछाई पड़ती थी, और जैसे जैसे सूर्यास्त होता था ऐसे ऐसे छड़ी की परछाई पहली वाली परछाई की विपरीत दिशा में जाती थी। इससे हमें 2 पॉइंट मिलती थी, और कुछ गणित लगा के हमें 4 पॉइंट मिलती थी। अब दूसरा स्टेप है, अगर ऋषियों को 5 अंगुल की स्क्वायर बनाना था तो वो 5 अंगुल की दड़ी लेते और इन रेखाओं को ध्यान में रखकर एक सर्कल बनाते थे। इसका नाम ओ दे देते हैं, जहाँ पर छोड़ी गाढ़ा था। अब ए ओ की माप लेकर ए को सेंटर बनाकर एक सर्कल ले लेते हैं, वैसे ही डी को सेंटर बनाकर एक सर्कल ले लेते हैं। इस तरह हमें 4 पॉइंट पर 4 सर्कल मिल जाएगा। अब हमें इन 4 सर्कल पर 4 बिंदु मिल जाता है, जिसको जोड़ने पर हमें एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल वाला सर्कल मिल जाती है। अब अग्निकुंड में जितना क्षेत्रफल स्क्वायर की होती है उतना वृत्ताकार का भी होती है। अब जान लेते हैं ये कैसे होता था। सुलभ सूत्र से हम स्क्वायर तो बना लिए, अब 1 और 4 को और 2 और 3 को जोड़ लेंगे। इससे जो पॉइंट हमें मिलेगा वहीं पर छड़ी को गाड़ा गया था, ओ और 1 की माप लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। अब सूर्य अस्त होने पर हमें जो लाइन मिली थी उसके माध्यम से हमें 2 बिंदु मिलती है। इन बिंदुओं का डिस्टेंस
डिस्टेंस को 3 समान भागों में भाग करना है, जिससे हमें और 2 बिंदु मिलती है। अब O और Z की मान लेकर एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है, जिससे हमें एक समान क्षेत्रफल विशिष्ट वृत्त मिल जाएगा। ये हुई वर्गाकार और वृत्ताकार की रचना। लेकिन सुलभ सूत्र में त्रिभुज, चतुर्कोण आदि बनाने की सूत्र दिया हुआ है, और ये सूत्रों के माध्यम से गुरुकुल में कई प्रकार के यज्ञकुंड के निर्माण छात्रों के सामने किया जाता था। ये यज्ञकुंड के साथ साथ यज्ञ वेदी भी बनाया जाती थी, जैसे कि संचित्ती, चक्र चित्ती, कुर्म चित्ती आदि। इन सब को सीखते सीखते छात्र पाई को भी जान लेते थे। लेकिन पाई तो पाइथागोरस से आई है, जो पश्चिमी दुनिया का देन है। पाई की मान हमारे ऋषियों का देन है, और पाई की नाम पश्चिमी गणितज्ञ का देन है। नाम से क्या आती है? पाई की जगह और कुछ भी हो सकती थी। ऋषियों का एक स्टैंडर्ड इकाई थी अंगुल। जब एक वृत्त का व्यास 1 अंगुल जितनी होती, उसका परिधि पाई के मान की बराबर होती। आर्य गणितपद सूत्र 10 में आर्यभट्ट ने इसका उल्लेख किया है, जिसका मान हमें ये मिलता है। उससे पहले हमारे ऋषि वैद्य ने त्रिभुज के विकर्ण के वर्ग का नियम दिया था। तो सनातनी, आपने देखा कि कैसे हमारे ऋषियों ने गणित और भूमिति के सूत्र दिए थे। हमारे पास सब कुछ है, बस आपके अपनाने की देरी है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को हमारे ऋषि मुनियों के नाम से भर दीजिए, और हमारा प्रस्तुति को एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।